Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जिसमें कि हमने धात्विक त्रिज्या, परमाणु भार, घनत्व, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इन सब के संबंध में बात की है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने से पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपैरिजन, कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनमें क्या चेंजेस हैं। तो उनकी कंपैरिजन को पढ़ने से पहले हम एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में 21 से 30 तक जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के हैं। 39 से 48 तक एलिमेंट्स हैं वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के हैं। और 57 से 80, 57 उसके अलावा 72 से लेकर 80 जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। तो इन्हीं का हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से कैसे डिफरेंट हैं, उनको कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगी कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो पिरामिड शो नहीं करते हैं, आइडेंटिकल पिरामिड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे इंक्रीज होती है, +2, +3, +4, +5, +6, 7। मैंगनीज के बाद वापस से जिंक तक ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती हैं। तो एक तरह से पिरामिड बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होंगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होंगी। परंतु सेकंड और थर्ड रो में इस तरह का आइडेंटिकल पिरामिड हमें नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ऑस्मियम और रुथेनियम दोनों ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ऑक्साइड्स के साथ में। तो ज़्यादातर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो हायर होती हैं वो मोस्टली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स के साथ होती हैं, जैसे कि फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो दोनों ही कंडीशन में ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इनके साथ जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उसमें एलिमेंट जो कि सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा। इनके कुछ बाइनरी कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलते हैं, एग्जाम्पल क्लोरीन। तो इसके साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्लाइटली डिफरेंट रेंज का होता है। ये बाइनरी कंपाउंड्स उस तरह से नहीं होते हैं जिसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। उसके अलावा सेकंड और थर्ड रो एलिमेंट जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसके एग्जांपल ऑस्मियम और रुथेनियम को हम ले सकते हैं एज ए ऑक्साइड। और ऐसे ही इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो फ्लोराइड के साथ भी हो सकता है। फ्लोराइड के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये हम टेबल देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। तो यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं इट्रीबियम, चिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, थेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ओके, कैडमियम को हम ट्रांजिशन सीरीज़ में काउंट नहीं करते हैं। तो इट्रीबियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, चिरकोनियम का +4, नियोबियम का +3 एंड +5, मोलिब्डेनम का +3 to +6। टेक्नीशियम के लिए +4, +6, +7। जो रुथेनियम है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होंगी, जो होंगी +2 से लेकर +8 तक।
उसके बाद रोडियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +4 एंड +6। पैलेडियम के लिए +2 +3 +4 एंड +6। सिल्वर के लिए +1 से +3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्टिनेशन में एक आइडेंटिकल पिरामिड यहाँ नहीं मिलता है, परंतु रुथेनियम के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकती है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, ओके, और मरकरी। मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। तो लैंथेनम के लिए जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, हैफनियम के लिए +4 और टेंटलम के लिए +4 एंड +5, टंगस्टन के लिए +2 से लेकर +6, इसी तरह हीनियम के लिए +3 से +8। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की। ऑस्मियम के लिए +2 से लेकर +6 तक है। इरिडियम के लिए +2 से +4 एंड +6 है। प्लैटिनम के लिए +2 +3 +4। गोल्ड के लिए जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या मोस्ट कॉमन है वो है +1 एंड +3। और मरकरी के लिए +1 +2। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं, परंतु इनका कोई सीक्वेंस नहीं है कि एक तरह से पिरामिड बना सके। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक एलिमेंट की ही है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए हम इनका कंपैरिजन अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से करें तो उसके लिए हम बता सकते हैं, पीछे पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम बताएं तो जो प्रथम ट्रांजिशन सीरीज की जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और जो हल्के संक्रमण तत्व हैं, लाइट एलिमेंट्स हैं, उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये जनरली उनकी रिडक्शन से बनती हैं, जबकि जो भारी एलिमेंट हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट के रिडक्शन होने की या रिड्यूस होने की जो नेचर है वो बहुत ही कम होती है। तो इसका कंक्लूज़न हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हायर एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ज़्यादा अवेलेबल हैं, और ये जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इन एलिमेंट की वो हमें इन जनरल मिलते हैं। तो इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने टेबल देखी है, और इनका कंपैरिजन अगर हम फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से करें तो कंपैरिजन में यही है कि भारी ऑक्सीडेशन जो भारी संक्रमण तत्व हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली स्टेबल होती हैं और ये बहुत कॉमन होती हैं, ये हमें मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो वो होगा रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का कंपैरिजन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से करें तो जो एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। उनकी रिएक्टिविटी कम होगी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट की। रीज़न क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यही रिस्पॉन्सिबल है इनकी लो रिएक्टिविटी के लिए। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड और प्लैटिनम दोनों ही लेस रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी में ट्रांजिशन मेटल हैव द एबिलिटी टू फॉर्म complexes. This is due to small size, high charged ion and availability of d orbital. तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो उनका साइज़ छोटा होता है, उन पे चार्ज ज़्यादा होता है और उनके पास d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं।
तो एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो जनरली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हार्ड डोनर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। हार्ड डोनर में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जबकि अगर हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स की बात करें तो वो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो उनके स्टेबल कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि जो डोनर एटम होता है वो ज़्यादातर फॉस्फोरस होंगे, सल्फर्स होंगे या हैवियर कैल्कोजन डोनर्स होंगे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। उन एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो संक्रमण धातुओं में हमें पता है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं या ये यौगिक जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं और इनका एक जो सर्टेन इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। और इसका रीज़न क्या है? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट का जब प्रैक्टिकली निकाला गया तो पता चलता है कि जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संख्या जितनी ज़्यादा होगी उनका अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा, परंतु वो अनपेयर्ड होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए फॉर्मूला भी दिया गया है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से डिफरेंट होता है। लाइक मैग्नेटिक मोमेंट आर क्लोज टू स्पिन ओनली वैल्यू। ये किस केस में है? अगर एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है एंड देयर कंपाउंड शो हाई स्पिन नेचर, तो उनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्पिन भी हायर होगी। जब हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की तो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। वो सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू से रिलेटेड नहीं होता है और इसीलिए उनका जो मेन रीज़न है वो है उनका लो स्पिन नेचर। जो लो स्पिन नेचर है, हाई स्पिन नेचर है और जो इनका रिलेशन है स्पिन वैल्यू से, इसके मेनली टू रीजंस हैं। टू रीजंस में फर्स्ट है कि जो 4d और 5d ऑर्बिटल्स हैं वो लार्जर होते हैं, स्पेशियस होते हैं। किसके कंपैरिजन में? 3d ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल which produce less electronic repulsion. Second point है a given set of ligand produce large splitting of d orbital in case of 5d, then of 4d, then of 3d. तो इसको हम एक तरह से बता सकते हैं कि जितने भी हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें लो स्पिन होती है। लो स्पिन का मतलब होता है कि इनकी डेल वैल्यू हायर होती है इनके पेयरिंग वैल्यू से। जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हाई स्पिन होता है और कुछ लो स्पिन भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मेन रीज़न होता है कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की तो उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें 5d कक्षक होते हैं और वो पांचों d कक्षक सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है, जब एलिमेंट होंगे तो सेम एनर्जी के होंगे, जब लिगेंड इनके पास आएंगे तो इनके d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होने से क्या होगा? कुछ जो ऑर्बिटल हैं वो कम ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल हायर एनर्जी के हो जाते हैं। अब ये जो डिफरेंस है हायर एनर्जी और लो एनर्जी की ऑर्बिटल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी या विभाजन ऊर्जा, जिसको हम डेल से बताते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिट में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहें उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी।
स्प्लिटिंग एनर्जी डेल, और अगर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं डिफरेंट स्पिन के, अपोजिट स्पिन के, तो उनको साथ रखने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तो उच्च जो चक्रण वाले हैं या हाई स्पिन जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए डेल का मान पाई से कम होता है। डेल का मान पाई से कम होने का मतलब क्या है कि पेयरिंग होने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, जबकि कम ऊर्जा वाले कक्षक से ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षकों में जाने के लिए उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। जबकि लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात करें तो उनके लिए डेल का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जा पाते हैं, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए जो पेयरिंग एनर्जी है उसका अधिक होना 2 कारणों से होता है। पहला कारण तो ये है कि जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनकी जो पाई ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग एनर्जी है, युग्मन ऊर्जा है, उसका मान जो लाइट एलिमेंट है उनके कंपैरिजन में कम होता है। इसका कारण ये है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि 3D ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में 4D एंड 5D जो ऑर्बिटल हैं उनका आकार बड़ा होता है, जो अभी हमने इस स्लाइड में भी बोला है कि इनका स्पेशल लार्जर ऑर्बिटल हैं, जो उनका साइज़ है वो बड़ा है। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए उनके बीच जो वीक इंट्रैक्शन होता है, उस वीक इंट्रैक्शन के कारण युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग ऊर्जा का मान काफ़ी कम हो जाता है। सेकेंड रीज़न वो भी हमने पढ़ा है कि धातु से जो बॉन्डेड लिगेंड होते हैं उस फील्ड में जो 3D कक्षकों का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उनका मान बहुत कम होता है, डेल का मान सबसे कम होता है, तथा जो 5D होता है उसके लिए डेल का मान सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप होता ये है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड वाले जो लिगेंड हैं उनके डी कक्षक का इतना अधिक स्प्लिटिंग हो जाता है कि डेल का मान पाई से हमेशा ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दूसरी ओर जो लो फील्ड वाले लिगेंड हैं उनमें जो 3D कक्षक है उनकी स्प्लिटिंग वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिससे पाई की वैल्यू बढ़ जाती है, पाई युग्मन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, लेकिन 4D व 5D जो ऑर्बिटल हैं उनका विभाजन इतना अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर डेल का मान ज़्यादा होता है। यही लाइन पॉइंट हमने इसमें बताया भी है कि गिवन सेट ऑफ लिगेंड प्रोड्यूस लास्ट स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल in case of 5D, then of 4D, then of 3D। तो यहाँ पर हमने सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा, उसके अलावा हमने इसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज यहाँ पर ये चैप्टर हम इन पॉइंट्स के साथ कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।